कई बार हम जिन नेताओं को दिन भर टीवी पर देखते रहते हैं, लगने लगता है कि हम सब कुछ उनके बारे में जानते हैं। मगर एक बार फिर से अमित शाह के बारे में जानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री से 14 साल छोटे हैं, इस वक्त 54 साल उम्र है। अमित शाह और प्रधानमंत्री के रिश्ते को समझना है तो कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। राजनीतिक रिश्ते का यह विजुअल ऑर्डर है। आप जब भी अमित शाह को प्रधानमंत्री का स्वागत करते देखें, एक किस्म की औपचारिकता दिखेगी, वो हर बार दिखेगी। प्रधानमंत्री कार से उतरते हैं और अमित शाह चुपचाप एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह अंग वस्त्र पहनाकर गुलदस्ता देते हैं। आप कभी भी इसमें हेर फेर नहीं देखेंगे। जब भी देखेंगे एक ही किस्म की औपचारिकता नजर आएगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी 1987 से एक दूसरे को जानते हैं। उनके रिश्ते में कितनी अनौपचारिकता होगी, लेकिन बाहर यानी कैमरे के सामने इस तरह की तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि दोनों में बॉस कौन है, नेता कौन है। मैंने ये तस्वीर आपको इसलिए दिखाई क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी का स्वागत औपचारिक तरीके से ही करते हैं। यह विजुअल भले ही कुछ सेकंड का हो और हमेशा इस स्वागत के बाद की बड़ी घटनाओं के कवरेज में गायब हो जाता हो, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि दुनिया की नजर में बराबर देखे जाने वाले इन दो नेताओं में नेता कौन है। इस मुलाकात की खास बात यह भी होती है कि प्रधानमंत्री भी ऐसे मिलते हैं जैसे अमित शाह को नहीं जानते हों। अमित शाह भी ऐसे स्वागत करते हैं जैसे प्रधानमंत्री से डरते हों, लजाते हों। राजनीति और मीडिया के छात्र इसे अलग से नोट करें कि पब्लिक लाइफ में किस हद तक औपचारिक और अनुशासित होना पड़ता है। इसलिए शुरुआत में मैंने इसे विजुअल ऑर्डर कहा, यानी दृश्य व्यवस्था। दोनों एक दूसरे के लिए जो भी हैं, मगर कैमरे के सामने वे हमेशा इसी तरह से दिखेंगे, एक नेता दूसरा फॉलोअर। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की खास बात यह भी है कि दोनों एक दूसरे का रास्ता क्रॉस नहीं करते हैं, काटते नहीं हैं। क्या आपको याद है कि अमित शाह इन 5 सालों में अमेरिका गए हों, लंदन गए हों, यहां वहां विदेश दौरों पर गए हों और वहां भाषण दे रहे हों? पिछले 5 साल में क्या आप एक भी ऐसी घटना बता सकते हैं? मुझे याद नहीं है। अमित शाह को पता है कि उनकी हद क्या है, कहां उन्हें जाना है और कहां प्रधानमंत्री को जाना है। उन्हें जानने वाले कहते हैं कि वे मुगालता नहीं पालते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहते अपने बारे में। उन्हें याद रहता है कि वे अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं। 1987 से अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को जानते हैं। अहमदाबाद के गांधी रोड पर चंद्रविलास रेस्तरां दोनों की स्मृतियों में आज भी याद है। जगह होगी उसकी, 120 साल पुराना है चंद्रविलास रेस्तरां। इस रेस्तरां में महात्मा गांधी और सरदार पटेल के आने की तस्वीर है, राज कपूर और अमिताभ बच्चन की भी। आग लग जाने के कारण अब यह पुराने जैसा तो नहीं रहा, मगर इस रेस्तरां की इनकी जिंदगी में एक छोटी सी जगह है। यहां की चाय और जलेबी के बीच एक दिन अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से कह दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी के भविष्य हैं, एक दिन आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। बातचीत वाली यह जानकारी मैंने शीला भट्ट के लेख से ली है। थोड़ी मेहनत यह की कि चंद्रविलास रेस्तरां की तस्वीर आपके लिए मंगवा ली। इन दोनों ने तभी से गुजरात के बाहर की दुनिया को समझने का प्रयास शुरू कर दिया। जब तक आडवाणी 2009 में नाकाम नहीं हुए, दोनों ने अपने नेता का रास्ता नहीं काटा। ये रास्ता नहीं काटते, अपना बनाते हैं। उनके नाकाम होने के बाद से ही मोदी शाह की जोड़ी भाजपा की राजनीति में उभरने लगती है और फिर उसके सामने न जानो कितनों का रास्ता कट जाता है। सुशील मोदी को आप याद होगा, राजकोट में जयप्रकाश नारायण की सभा हो रही थी, उसमें सुशील मोदी आए थे, तब उनकी काफी अहमियत थी। अमित शाह अहमदाबाद से बस पकड़कर राजकोट गए थे जेपी को देखने। स्मृतियों की भी अपनी सीमा होती है। इंटरनेट पर अमित शाह के बारे में काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस में 25 जनवरी 2016 के दिन छपा शीला भट्ट का लेख आप पढ़ सकते हैं। शीला भट्ट ने उस लेख में लिखा था कि अमित शाह को बीजेपी का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है क्योंकि वे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर संकोच नहीं करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। 2016 के बाद की राजनीतिक घटनाएं और टेलीविजन कवरेज से आप इस बात का मिलान कर सकते हैं। अमित शाह एक समृद्ध परिवार से आते हैं, काफी भरा पूरा अमीर परिवार है। मानसा में उनकी पुश्तैनी घर है जो हेरिटेज है। 1980 में राजनीति में आने से पहले उनका पीवीसी पाइप का बिजनेस था, जिसे राजनीति में आने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। बाद में उनके बेटे का एक विवाद हुआ, वो अलग बिजनेस है। अमित शाह के दादा स्टॉक मार्केट से जुड़े थे, तब वो स्टॉक मार्केट से जुड़े थे। सोचिए, सन 2000 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का अध्यक्ष बने और उसे सफलतापूर्वक चलाया। शायद बिजनेस के इन अनुभवों के कारण हो सकता है उन्हें वित्त मंत्रालय मिल जाए।
अमित शाह खुद को चिपकू कहते हैं, वो इसलिए कि अपने लक्ष्य से चिपक जाते हैं। शीला भट्ट ने लिखा है कि अमित शाह मानते हैं कि अगर 2010 में कांग्रेस ने उन्हें जेल नहीं भेजा होता तो वे राजनीति के केंद्र में नहीं आते। जेल में उन्होंने कांग्रेस को हराने का प्रण लिया और इस वादे को पूरा करने के लिए 2014 में यूपी को चुना। 2014 में जब सब बीजेपी को यूपी में 40 सीट भी नहीं देते थे, तब अमित शाह 73 ले आए। अमित शाह गांधीनगर में आडवाणी के इलेक्शन एजेंट थे। जिस सीट पर आडवाणी को वो लड़ाते रहे, उसी सीट से इस बार सांसद बनकर राष्ट्रपति भवन के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए। सोहराबुद्दीन तुलसीराम प्रजापति केस और जज लोया केस के संबंध में कितना कुछ लिखा गया है, मगर आज वो दिन नहीं है, क्योंकि ये डिटेल हम बार बार सामने लाते ही रहे हैं। इस केस में अमित शाह बरी कर दिए गए हैं। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को आगे भले न चुनौती दी गई हो, मगर इस केस की अमित शाह के राजनीतिक जीवन में बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा है कि जब भी उनके, शीला भट्ट से, कि जब भी उनके बारे में लिखा जाएगा, इस केस के बारे में लिखा ही जाएगा। सोहराबुद्दीन तुलसीराम प्रजापति केस उनकी छवि का हिस्सा है, जिसकी वे परवाह नहीं करते। वे अपना काम करते चलते हैं। 2007 का साल था, मैं नया नया रिपोर्टर था। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। मेरी तैनाती अमित शाह के घर पे ही हो गई। 2014 के बाद से मेरी अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं है। इस बार जब 2019 में नतीजे आ रहे थे, तब बीजेपी ने चैनलों में भेजने के लिए 48 प्रवक्ताओं के जो रोस्टर बनाए, उसमें से एक भी प्रवक्ता का नाम मेरे कार्यक्रम के लिए नहीं था। मगर मैं 2007 के साल में अमित शाह के घर में था, बिल्कुल भीतर, उसी लाल माइक के साथ। अमित शाह जब अपनी मां का आशीर्वाद लेकर मतगणना केंद्र जा रहे थे, उनके पांव छू रहे थे, तब मैं अमित शाह के घर भीतर फिल्मा रहा था। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। रिजल्ट से पहले अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी को 2/3 सीटें आएंगी, और रिजल्ट भी ऐसा ही हुआ था। गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह मतगणना केंद्र पर जाने से पहले अपनी मां के पांव छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पर इनका पूरा परिवार जो है एक अच्छे बेटे की तरह हैं यहाँ पर वो, और जीत की शुभकामनाएं, दुआएं ले रहे हैं। और हमारे साथ अब मां ने भी एक माला पहना दिया है बेटे को। अच्छा है, यहाँ पर गांधी की भी तस्वीर है और देवी देवता का एक पूरा एक भक्तिमय माहौल है। शाह साहब, माँ का आशीर्वाद जरूरी है जनता के बाद? हाँ, मेरे लिए तो सबसे पहले माँ का आशीर्वाद सबसे पहले जी। आज जो एक जो सब कयास लगा रहे हैं, हम जा रहे हैं कि अब आखिरी दौर में चंद मिनटों के बाद नतीजे सामने होंगे। हम जानना चाहते हैं कि वाकई में आप जीत रहे हैं? देखिए, नतीजे आपके लिए चंद मिनटों में डिक्लेयर होंगे, हमारे लिए डिक्लेयर है। हम प्रजा के बीच में रहे हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर से 2/3 बहुमत से भाजपा को जिताने के लिए मतदान किया है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में फिर से एक मजबूत भाजपा सरकार राज्य में बनेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि हर चुनाव के बाद हर चुनाव में एक तरह से एक बहुत गर्मा गर्म माहौल हो जाता है। आप अपनी मां के साथ हैं, कोई ऐसी बयानबाजी जिसे लेकर आपको, अपनी पार्टी की बयानबाजी जिससे लेकर थोड़ा अफसोस होता, ना करते तो अच्छा, एक पश्चाताप, एक मतलब रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो बताइए। देखिए, पार्ट ऑफ गेम है, इससे कोई पश्चाताप वाली बात नहीं होती है। चुनाव में दोनों ओर से इस तरह की बयानबाजी होती है और ये रूटीन बात है। ना मैं बदला ना अमित शाह। अमित शाह के इस जवाब से आप उनकी राजनीति की शैली को समझ सकते हैं। 2007, ये 2019 है। शायद प्रायश्चित की कोई जगह नहीं है उनकी राजनीति में, लेकिन अमित शाह को मैंने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 150 कार्यकर्ताओं को भी, बल्कि उससे भी कम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते देखा था। मुझे लगा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी कम भीड़ देकर लौट जाएंगे, मगर अमित शाह ने दक्षिण दिल्ली के इलाके का अपना कार्यक्रम पूरा किया, जब 20-25 लोग, 50 लोग भी नहीं थे। अमित शाह सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। एक राजनेता की जीवन यात्रा बहुत दिलचस्प होती है। वह कब किताब बन जाए और कब किताब का फुटनोट्स कोई नहीं जानता है। जो नेता होता है वो फुटनोट्स में भी रहता है और किताब भी बन जाने पर रहता है। अमित शाह ने बीजेपी को भी बदल दिया। दर्जनों जिलों में बीजेपी का नया दफ्तर बनाया गया। अमित शाह ने इनकी योजना बनाई और अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले देश के कई जिलों में बीजेपी का नया आलीशान दफ्तर बनाकर तैयार कर दिया। दूसरी पार्टी के नेताओं के बारे में हमने सुना है कि वे पार्टी का पैसा लेकर दूसरे दल में भाग जाते हैं, मगर अमित शाह के निर्देशन में बीजेपी से लगता है कोई भाग नहीं सका और नए नए दफ्तर बन गए। दिल्ली का मुख्यालय भव्य तो है ही, इन दफ्तरों से भी एक नई राजनीतिक व्यवस्था का
अंदाजा हो जाना चाहिए था। अमित शाह के ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अपने प्रदर्शनों गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड रखें ताकि आने वाली पीढ़ी के लोग उसे देख सकें, रिसर्च कर सकें, क्योंकि जुबानी इतिहास पर कोई यकीन नहीं रखता है। शीला भट्ट के लेख में यह लाइन पढ़कर भी हैरानी हुई। इतिहास के मूल विषयों को जुबानी तौर पर बदल देने वाले अमित शाह और उनकी पार्टी की रणनीति इतिहास में तथ्यों और सोर्स को कितनी गंभीरता से लेती है, यह इतिहासकार सुनकर उन्हें कितना संतोष होगा। शपथ ग्रहण समारोह का अपना जलवा होता है। आम लोगों के जीवन से जुड़े मंत्रालयों को हम मीडिया वाले कितना महत्व देते हैं। सोचिए, देश भर में सूखा है मगर जल संसाधन मंत्रालय किसे मिला, क्या इसे लेकर कोई चर्चा है? गृह मंत्रालय किसे मिलेगा, इसे लेकर हम सभी पत्रकार चक्कर में रहते हैं, क्योंकि आप दर्शकों के सामने हम भारी भरकम फूफा लगते हैं कि हाँ, ये जानते हैं दिल्ली की सत्ता व्यवस्था को। सत्ता हमारी सोच पर हावी होती जा रही है। उस सोच तक सत्ता पहुंचती है कैसे, इसकी एक मिसाल है ये शपथ ग्रहण समारोह। हजारों मेहमानों से भरे राष्ट्रपति भवन का यह प्रांगण किसी टीवी सीरियल के सेट की तरह लग रहा है। उदारीकरण के दौर में हमने जिस भारत को टीवी सीरियलों के जरिए देखना शुरू किया था, वह भारत आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सेट की तरह ही तो भव्य नजर आ रहा है। यहां आने वाली हस्तियां शपथ ग्रहण समारोह को किस्से कहानियों में बदल रही थीं। अनेक चैनलों के जरिए दूर दराज के इलाकों में बैठे लोग जब इन हस्तियों को देख रहे होंगे तो यहां तक पहुंचने का सपना भी देख रहे होंगे। सत्ता की भव्यता आम घरों में इसी तरह देवत्व लिए प्रवेश करती है, सपना बनती है। कोई राजू प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा होगा, कोई सुनीता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही होगी। राजनीति और मीडिया के इस मोदी सिस्टम दौर में आप विजुअल ऑर्डर को नहीं समझेंगे तो मोदी दौर को नहीं समझ सकते। सब कुछ कैमरे की निगाह से भव्य है। इस भव्यता के दो छोर हैं। एक छोर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरे छोर पर वो तमाम विशिष्ट लोग जो आज के दिन खुद को खास समझ रहे हैं, मगर उन्हें कैमरा आम लोगों की तरह दिखा रहा है। सब कुछ कितना करीब का लग रहा है, मगर तब भी दूरी का हिसाब ठीक ठीक बिठाया गया है। भारत अपनी नियति को दर्ज कर रहा है। उसने देखा तो बहुत कुछ है, मगर ऐसा बहुत दिनों बाद देखा है। बहुत कुछ पहली बार देख रहा है, बहुत कुछ शायद आखिरी बार के लिए। लोकतंत्र का पर्व खत्म हो गया है, अब एक और पर्व शुरू हो रहा है। दिल्ली की तपती दोपहरी से गर्म हुई हवा जाने क्या जादू लेकर शाम को बहने लगी होगी कि जब खुले आसमान के नीचे बैठे ये आम लोग तेज गर्मी की शिकायत किए बगैर अपने आप को खुशकिस्मत बता रहे होंगे। यही वो दृश्य है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, मोदी सिस्टम का विजुअल ऑर्डर। ताकतवर गाड़ियों से आती सत्ता आती तो हर बार थी, मगर अब इन गाड़ियों के आने का अंदाज बदल गया है। सत्ता के दिखने और देखने का तरीका बदल गया है। भारत को देखने का तरीका बदल गया है। यह नया भारत है, नया नया दिख रहा है। आम से लेकर खास लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े हो गए हैं। कैमरे ने सबको दर्ज कर लिया है। शपथ ग्रहण 5 साल में एक बार आता है।